जो एक्टिवेट हुआ तो तेहरान की धरती थर्रा उठी। जी हां, अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने अमेरिका के मिसौरी से उड़ान भरी। तकरीबन 37 घंटे तक नॉन स्टॉप उड़कर ईरान के आसमान में दाखिल हुए और वो कर दिखाया जिसके लिए अमेरिका जाना जाता है। ट्रंप की ओर से ईरान को लगातार धमकी दी जा रही थी। लगातार ट्रंप बोलते रहते हैं वो इजराइल के कंधे पर बंदूक रखकर चलाते रहेंगे और मिडिल ईस्ट में जंग की ज्वाला भड़काए रखेंगे। लेकिन इस बार ट्रंप ने ना सिर्फ बोला बल्कि ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स को अपने निशाने पर ले लिया। इससे पहले तक ट्रंप की ओर से ईरान को लगातार धमकी दी ही जा रही थी। लगा था कि ट्रंप बोलते रहते हैं वो इजराइल के कंधे पर बंदूक रखकर चलाते रहेंगे और मिडिल ईस्ट में जंग की ज्वाला भड़काए रखेंगे। लेकिन इस बार ट्रंप ने न सिर्फ बोला बल्कि ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स को अपने निशाने पर ले लिया। भारतीय समय अनुसार ये हमला पहले सुबह 4:30 पर किया गया। अमेरिकी बॉम्बर्स ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर जोरदार हमला बोला। अमेरिकी हमले से जुड़ी आई तस्वीरें हमले की भयावहता को दिखा रही हैं। हर रात की तरह बीती रात भी ईरान के एयर स्पेस में फाइटर्स तो दाखिल हुए, लेकिन ये इजराइल के नहीं अमेरिका की किलर मशीनें थी जिनके उड़ान भरने का मतलब ही होता है टारगेट का पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाना। हमलों के बाद आग का विशालकाय गोला आसमान की ओर ऊपर ऐसा उठा मानो ईरान में रात में ही सूरज निकल आया हो और उस रोशनी में तबाही की तस्वीर साफ नजर आने लगी। हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वेंस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि ठिकाने तबाह हो चुके हैं, लेकिन इन हमलों में वास्तव में इन ठिकानों को कितना नुकसान हुआ है इसे लेकर पुख्ता जानकारी आना अभी बाकी है। अमेरिकी बॉम्बर्स ने जिन 3 ठिकानों पर हमला बोला उसमें नंताज न्यूक्लियर फैसिलिटी भी शामिल है। लेकिन देखिए सबसे बड़ा अटैक फोर्डो साइट पर हुआ जहां B-2 बॉम्बर्स से हमला किया गया। GBU-57 बम गिराए गए। इसके अलावा न्यूक्लियर साइट तबाह कर दी गई और ठीक इसी तरीके से नंताज अमेरिका का पहला टारगेट बना। नंताज में कुल मिलाकर 9 परमाणु बम जितने यूरेनियम का दावा किया गया था, लेकिन अमेरिकी हमले में ये साइट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। इसी तरीके से इस्फहान जहां पर अटैक हुआ जो यूरेनियम कन्वर्जन सेंटर बताया जा रहा था, इतना ही नहीं ईरान का बड़ा एयरबेस भी यहां पर था, लेकिन अमेरिकी फ्लीट को कोई देख तक नहीं पाया और यूएस अटैक में ये साइट पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अब अमेरिका एक बार फिर से मैदाने जंग में कूद चुका है। ये अमेरिका की वॉर नंबर 33 है। लेकिन इस बार ये सवाल उठ रहा है कि हमला क्यों हुआ, किसने किया और सबसे बड़ा सवाल क्या ये टकराव दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जाएगा। लेकिन इस बार हालात कुछ और हैं। न सवाल साफ है न दुश्मन की तस्वीर, लेकिन जवाबी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पर इसके अंजाम क्या होंगे ये कोई नहीं जानता। दुनिया एक बार फिर हथियारों के साए में है और सवाल खड़ा है क्या इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है। कोरिया से लेकर काबुल तक, वियतनाम से लेकर वॉशिंगटन के वॉर रूम तक बीते 7 दशकों में अमेरिका ने एक के बाद एक 32 युद्धों में सीधी टक्कर ली है। इनमें 1950 का कोरिया युद्ध, 1955 का वियतनाम वॉर, 1961 का बे ऑफ पिग्स, 1982 का लेबनान युद्ध, 1983 का ग्रेनेडा, 1989 का पनामा, 1990 का खाड़ी युद्ध, 2001 का अफगानिस्तान, 2003 का इराक, फिर सीरिया, लीबिया, यमन, सोमालिया और अब इजराइल ईरान की जंग में अमेरिका की एंट्री। विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका की विदेश नीति का अहम हिस्सा बन चुका है। टारगेटेड सैन्य हस्तक्षेप पर सवाल ये है कि क्या ये हस्तक्षेप अब नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं? क्या ये युद्ध वाकई पश्चिम एशिया को बड़ी तबाही की ओर ले जाएगा? अमेरिका के ईरान पर हमलों के बाद लग रहा था कि अब ईरान शांत हो जाएगा, लेकिन इस हमले के बाद ईरान का गुस्सा और भड़क उठा है। इतना ही नहीं, उसने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजराइल के तेल अवीव को निशाना बनाया और एक के बाद एक ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग दी। ईरानी मिसाइलें तेल अवीव के रिहायशी इलाके में जा गिरी और जिसके बाद तेल अवीव की सूरत पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है। और ईरान के इस हमले में तेल अवीव में बड़ी बड़ी इमारतें मलबे में बदल गई हैं। घरों की छतें पूरी तरह तबाह हो गईं। ईरानी मिसाइलों ने तेल अवीव की बड़ी बड़ी इमारतें पल भर में ही जमींदोज कर दी। ईरान के इस हमले के बाद तेल अवीव में तबाही का मंजर नजर आ रहा है। ईरान के निशाने पर तेल अवीव के अलावा नॉर्थ इजराइल और हाइफा रहे। अमेरिका और इजराइल सोच रहे थे कि अब ईरान शांत हो जाएगा, लेकिन अमेरिका के हमले से ईरान का गुस्सा इस कदर भड़का कि तेल अवीव की सूरत गाजा जैसी हो गई। ईरान की ओर से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों ने तेल अवीव की सूरत ही बिगाड़ दी। बड़ी बड़ी इमारतें मिट्टी में मिल चुकी हैं।
सड़कों पर मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। कार गाड़ियां पूरी तरह जल चुकी हैं। ईरानी मिसाइलें तेल अवीव की सड़कों पर गिरी। हमले के बाद इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं। मिसाइल गिरने के बाद चारों तरफ मलबा बिखर गया। ईरान के इस हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। जिन इलाकों में इमारतें ध्वस्त हुई हैं, प्रशासन लगातार रेस्क्यू चलाकर लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज रहा है। इस हमले के बाद ईरान ने साफ कर दिया है कि अब ईरान चुप बैठने वाला नहीं है, बल्कि हर हमले का जवाब देगा। देखिए, मिडिल ईस्ट अब धधक रहा है। अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों को टारगेट किया और अब जवाब आया है खुला, तेज और बिना चेतावनी के। ईरान ने पलटवार करके इजराइल के 15 शहरों को टारगेट किया और ड्रोन मिसाइल से हमला कर शहर दर शहर तबाही मचा दी। अब मिडिल ईस्ट की फिजाओं में सिर्फ बारूद है और जमीन पर सिर्फ मलबा। जंग की चिंगारी वॉशिंगटन से उठी। अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों को बमबारी से तबाह किया। इस कार्रवाई को अमेरिका ने डिफेंसिव स्ट्राइक बताया, लेकिन इसका असर बहुत गहरा हुआ। ईरान ने देर नहीं की और अमेरिका को बता दिया कि वो चुप नहीं बैठेगा। 2 तरफा हमला किया और इजराइल में धमाकों की गूंज सुनाई दी। ईरान ने 3 के बदले इजराइल के शहरों को निशाना बनाया। हाइफा, नासरत, जेनिन, नाबुल्स, तुलकरीम, कलकिलिया, तेल अवीव, लोद, रमला, जाफा, यरूशलम, हेब्रोन, बेथलहम, बेत शियान और यरीहो जैसे बड़े शहर भी निशाने पर आए। धमाके, आग और मलबे की तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है। पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए हैं। अमेरिकी कार्रवाई ने ईरान को और भड़का दिया है। 3 के बदले 15, ये कोई संख्या नहीं, बल्कि ईरान का अमेरिका को जवाब है। अमेरिका और इजराइल अब एक साथ मोर्चे पर हैं। हमले की रणनीति साझा है और निशाने तय हैं। लेकिन ईरान भी पीछे नहीं है। जवाब उसी अंदाज में, उसी ताकत से दे रहा है। अब मिडिल ईस्ट में सिर्फ हथियार बोल रहे हैं और जंग की रफ्तार हर घंटे तेज हो रही है। इजराइल और ईरान में जंग भीषण हो चुकी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री के बाद अब ईरान रुकने के मूड में नहीं है और वो इजराइल के शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक कराए, जिससे तेल अवीव में भारी नुकसान हुआ है। इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि ईरानी मिसाइलें किस हद तक इजराइल में इमारतों को जमींदोज कर रही है। देखिए कैसे बिल्डिंग में लगी खिड़कियां टूट गई और बिल्डिंग के चारों तरफ कांच बिखरा है। मौके पर पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौजूद है। इलाके में हालात सामान्य करने में जुटी है। ईरानी हमलों के बीच जी मीडिया की टीम तेल अवीव में मौजूद है। जिस इलाके में मौजूद हूँ वहाँ की तस्वीर देखिए। तेल अवीव से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर का ये पूरा इलाका, और यहाँ पर आज सुबह जब बॉम्बार्डिंग की गई, जब मिसाइल्स यहाँ पर दिखे। हमलों के बाद मची तबाही के बाद तेल अवीव में रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। ईरानी मिसाइलें और बम से बर्बाद हुई बिल्डिंग्स का मलबा हटाया जा रहा है। तो यहाँ से आगे चलते रहिए और यहाँ पे चूंकि अब सफाई का भी काम किया जा रहा है, पूरी तरीके से इलाके को साफ कर दिया जाएगा। लेकिन इस बीच जो आसपास की पूरी बर्बादी अगर आप देखें तो दुकानें यहाँ पे थी। ईरान के हमले में तेल अवीव के रिहायशी इलाकों में तबाही हुई, साथ ही कई होटल और शोरूम पर भी बम और मिसाइलों का हमला हुआ। और यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार यहाँ पर लगी हुई हैं और उसको ध्यान में रखते हुए सामने ये पूरा का पूरा इलाका अब कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है, क्योंकि आवाज़ बहुत ज़ोरदार थी। आवाज़ की वजह से ये पूरा का पूरा तकरीबन 8 से 9 फ्लोर की बिल्डिंग। अब जंग के मैदान में एंट्री हुई एक नई तबाही की, खैबर मिसाइल की। देखिए, ईरान ने पहली बार अपनी सबसे एडवांस मिसाइल खैबर को इजराइल पर दागा है। खैबर का दूसरा नाम खारम शहर 4 भी है। इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए, इस मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल की लंबाई 13 मीटर और डायमीटर तकरीबन 1.5 मीटर है। इस मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है और ये घातक मिसाइल 1500 किलो का एक्सप्लोसिव साथ ले जाने में पूरी तरह से सक्षम है। इसकी गति की बात करें तो इसकी गति आवाज की रफ्तार से 15 गुना ज्यादा है। जीपीएस और इंफ्रारेड गाइडेंस सिस्टम से लैस खैबर मिसाइल एक बार टारगेट लॉक कर दे तो फिर उससे बचना नामुमकिन होता है। और ईरान भी ये दावा करता है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। खैबर सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि ईरान की रणनीतिक चेतावनी है। खैबर मिसाइल अब जंग का एक नया चेहरा बन गई है, जिसने इजराइल के तमाम इलाकों में भारी तबाही के निशान छोड़े हैं। इजराइल का आसमान में ईरान की आतिशबाजी और बैलिस्टिक मिसाइलों की बरसात। तेल अवीव में सायरन की गूंज सुनते ही लोग दहशत से बंकरों की शरण में पहुंच गए। शनिवार की रात इजराइल के लिए काली रात साबित हुई। ईरान ने एक के बाद एक 40 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिससे तेल अवीव दहल उठा। 10 मिसाइलें सीधे इजराइल के उत्तर और मध्य हिस्सों में गिरी। तेल अवीव, हाइफा और हर्जलिया समेत 15 शहरों में रेड अलर्ट जारी किया गया। सायरन बजते ही लोग शेल्टर की ओर भागते नजर आए।
देखिए अभी फिलहाल के जो हालात हैं, यहाँ पे लगातार बॉम्बार्डिंग की आवाज़ सुनाई दे रही है, इसलिए हमें भी यहाँ पर बेसमेंट में जाने के लिए कहा गया है और ये बेसमेंट के अंदर फिलहाल मैं मौजूद हूँ। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने कुछ मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया, लेकिन कई वॉरहेड बच निकलने में कामयाब हुए। ईरान की इस कार्रवाई को अब तक का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष हमला माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि मिसाइलें ईरान की सीमाओं से लॉन्च की गईं, जिनमें से कुछ हाई रेंज बैलिस्टिक कैटेगरी की थीं। ईरान का यह हमला सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी है। ये साफ तौर पर बताता है कि पश्चिम एशिया किस कगार पर खड़ा है। तो ये साफ हो चुका है कि ईरान अब शांत नहीं बैठने वाला। अटैक के अलावा भी कई ऐसे रास्ते हैं जिनके जरिए वो दुनिया को परेशान कर सकता है और उन्हीं में से एक है होर्मुज स्ट्रेट। ईरान लगातार इसकी धमकी दे रहा था, जिसका मतलब है लाल सागर का स्ट्रेट ऑफ होर्मुज युद्ध का एक नया अखाड़ा बनने की राह पर है। ईरान चेतावनी तो लगातार दे ही रहा था, लेकिन अब यमन ने सीधे तौर पर जंग में ईरान का साथ देने का ऐलान कर दिया है। यमन आर्म्ड फोर्स ने एक वीडियो बयान जारी किया है। इस संदेश में हूती मिलिट्री के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल यहा सारी ने कहा, وأن العدو الإسرائيلي يسعى إلى السيطرة التامة على المنطقة وتنفيذ المخطط الصهيوني بدعم أمريكي مفتوح وشراكة أمريكية जंग भले ही इजराइल और ईरान के बीच है, अमेरिका भी इसमें शामिल हो चुका है, लेकिन इस जंग की लपट दुनिया के कई देशों तक पहुंचने लगी है। यदि ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करता है तो दुनिया के कई देशों में तेल की ज्वाला भड़क उठेगी। ये होर्मुज स्ट्रेट ही है जिसके जरिए ओमान और फारस की खाड़ी अरब सागर से जुड़ती है और इस रास्ते से खाड़ी के देश दूसरे देशों को तेल भेजते हैं। भारत खुद अपनी जरूरतों का 40% कच्चा तेल खाड़ी देशों से मांगता है। देखिए, इसमें दोनों दिशाओं में 2 मील चौड़ी 2 शिपिंग लेन हैं, जिन पर ईरान ने रोक लगा दी है। दुनिया का सबसे प्रमुख तेल सप्लाई मार्ग, इसके अलावा दुनिया का 26% कच्चे तेल का व्यापार इसी मार्ग से होता है। इतना ही नहीं, 96 मील लंबा और 21 मील चौड़ा समुद्री मार्ग ये है और यही वजह है कि अब लोगों में टेंशन है। फारस और ओमान की खाड़ी को ये पूरी तरीके से अलग करता है और इस पर पूरी तरीके से अब भी ईरान का नियंत्रण है। अब आप ये समझिए कि अगर ईरान ये कदम उठाता है तो कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आएगा, जिसका असर पूरी दुनिया पर होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आजकल जब बोल रहे थे तो दुनिया उन्हें सीरियस नहीं ले रही थी, चाहे वो टैरिफ का ऐलान हो या फिर भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की बात, यहाँ तक कि रशिया युद्ध जंग रुकवाने को लेकर भी वो तमाम दावे कर रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप आजकल जब बोल रहे थे तो दुनिया उन्हें सीरियस नहीं ले रही थी, चाहे वो टैरिफ का ऐलान हो या फिर भारत पाक के बीच सीज फायर की बात, यहाँ तक कि रूस युद्ध जंग रुकवाने को लेकर भी दावे कर रहे थे, लेकिन कोई सीरियस नहीं ले रहा था। लेकिन बीती रात न सिर्फ ट्रंप गरजे बल्कि ईरान को दहला कर भी रख दिया। इस बार ट्रंप गरजे तो पूरी दुनिया दुबक गई। कल तक जो रूस धमका रहा था, चीन चेतावनी दे रहा था कि इस युद्ध में अमेरिका में शामिल ना हो, लेकिन ट्रंप ने तो ठान ली। वे नहीं माने, अब सब खामोश हैं। क्या अमेरिका की बमबारी ने सबकी बोलती बंद कर दी है? दुनिया के देशों की चुप्पी तो यही बयां कर रही है। तो क्या ट्रंप ये बताना चाह रहे हैं वो एक्शन लेना जानते हैं, वो बोल बच्चन नहीं है? जैसा हाल के दिनों में दुनिया ने उन्हें मान लिया था, अब जैसे ही उन्होंने ईरान पर हमला किया सभी खामोश हैं। कल तक ईरान का साथ देने का दावा करने वाले आज चुप हैं। तो क्या ये अमेरिका के दुनिया के चौधरी होने पर मुहर है? आज न क्रेमलिन कुछ कह रहा है, न बीजिंग से कोई आवाज आ रही है, किसी ने निंदा करने तक की हिम्मत नहीं जुटाई। उधर मिडिल ईस्ट में तनाव जारी है तो इधर अब पाकिस्तान और चीन के बीच दरार पड़ने लग गई है। जी हां, वजह अमेरिका और पाकिस्तान के बीच समझौता है। चीन का दावा है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ एक समझौता किया है जिसमें उसने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए अपने एयरबेस अमेरिका को देने की सहमति जता दी है। अब इस पर चीन बहुत नाराज हो गया है, यानी कि चीन को गद्दारी मंजूर नहीं है। दरअसल हाल ही में पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर और ट्रंप के बीच मुलाकात हुई थी। चीन के मुताबिक पाकिस्तान ने इस्लामाबाद के पास नूर खान एयरबेस और सिंध में जैकबाबाद एयरबेस अमेरिका को इस्तेमाल के लिए दी है। ये दावा सिर्फ चीन ही नहीं कर रहा है, एक पाकिस्तानी नेता ने भी संसद में इस मुद्दे को उठाया था। पाकिस्तान का ये हाल तब है जब हाल ही में पीएम शहबाज शरीफ ईरान से दोस्ती गहरी करने के लिए तेहरान गए थे। ईरान को भाई बताया था।
यानी ईरान से दोस्ती का दावा कर मुनीर गुपचुप तरीके से ट्रंप से डील कराए। यानी पाकिस्तान ने ईरान के साथ साथ चीन के पीठ में भी खंजर घोंपा है। खैर, पाकिस्तान की ये आदत पुरानी है। कहा तो ये भी जाता है कि मुनीर को मोसाद ने एक घड़ी दी थी, वही घड़ी ईरानी कमांडर को मुनीर ने दी। तो क्या ये माना जाए कि जीपीएस लैस घड़ी ने ईरानी कमांडर को मरवाया? चीन और पाकिस्तान दशकों से रणनीतिक साझेदार रहे हैं, लेकिन अब अमेरिका से हुई इस डील ने पाकिस्तान और चीन के रिश्तों में खटास घोल दी है। चीन ने साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर पाकिस्तान अमेरिका के साथ समझौते से पीछे नहीं हटता है तो वो कई मुद्दों पर रोक लगा देगा। पहलगाम हमले की जांच में एनआईए को बड़ी सफलता मिली है। जांच एजेंसी ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जो पाकिस्तानी आतंकियों को पनाह देने में शामिल थे। इन्होंने हमले से पहले आतंकियों को पूरी योजना के साथ शरण दी थी। गिरफ्तार किया गया आरोपी परवेज अहमद जोठर बाटकोट पहलगाम का रहने वाला है, जबकि बशीर अहमद जोठर हिल पार्क पहलगाम का है। एनआईए की जांच में सामने आया है कि इन दोनों आरोपियों ने 3 हथियारबंद आतंकियों को हमला करने से पहले अपने इलाके में एक अस्थायी झोपड़ी में ठहराया, खाना खिलाया और जरूरी सामान भी मुहैया कराया। यही नहीं, गिरफ्त में आए दोनों आरोपियों ने हमले से पहले बैसरन घाटी के बारे में भी आतंकवादियों को जानकारी दी और बताया कि वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है। बाइसरन में 26 निर्दोष लोगों को धर्म पूछ के मार दिया गया, जिसमें 25 जो है पर्यटक थे, एक स्थानीय था, उनको मार दिया गया। उस हमले में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू जो है एनआईए को मिला है। एक बड़ी सफलता के तौर पर इसको देखा जा रहा है, क्योंकि इन 2 की गिरफ्तारी की वजह से अब आगे के सुराग खुलेंगे। पूछताछ में पता चला कि हमला करने वाले आतंकवादी 3 थे। तीनों पाकिस्तानी नागरिक थे और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के मेंबर थे। यही नहीं, आतंकवादियों ने इन्हें अपने ग्रुप में शामिल करते हुए मदद मांगी। एनआईए के मुताबिक गिरफ्तार दोनों आरोपी फरार आतंकवादियों के लोकल सपोर्टर हैं। हालांकि अभी तक पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादी फरार हैं, लेकिन उन दहशतगर्दों तक पहुंचने में ये दोनों बड़ी लीड साबित हो सकते हैं। भोपाल के अकबरपुर इलाके में बन रही एक गौशाला अब विवादों के घेरे में आ गई है। मुस्लिम समुदाय के एक पक्ष ने दावा किया कि जिस जमीन पर गौशाला का निर्माण हो रहा है वो दरअसल एक वक्फ संपत्ति यानी कि कब्रिस्तान की जमीन है। भोपाल के अकबरपुर इलाके में जिस जमीन पर आज गौशाला का भूमि पूजन होना था, वहीं अब विवाद गहराता जा रहा है। स्थानीय मुस्लिम पक्ष और वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आने वाली संस्था औकाफ-ए-अम्मा ने आरोप लगाया है कि ये जमीन दरअसल कब्रिस्तान की है और उस पर जबरन गौशाला बनाने की कोशिश हो रही है। मुस्लिम त्योहार कमेटी के अध्यक्ष दानिश खान ने इस मुद्दे को गंभीर बताया है और मांग की है कि तत्काल प्रभाव से निर्माण कार्य रोका जाए। अगर वो भूमि कब्रिस्तान की पाई जाती है तो जो लोग उस पर अवैध तरीके से कब्जा करके वहाँ पर गौशाला का निर्माण करना चाह रहे हैं और प्रशासन को भ्रमित करना चाह रहा है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। औकाफ-ए-अम्मा संस्था ने मार्च 2025 में ही इस जमीन को लेकर आपत्ति जताते हुए सीमांकन की मांग की थी। वहीं कब्रिस्तान के केयरटेकर मतीन खान ने कब्रिस्तान पर कब्जा करने का आरोप लगाया। सच क्या है, यह तो जांच के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल प्रशासन के लिए ये मामला चुनौती बन गया है। एक ओर धार्मिक भावनाएं हैं, दूसरी ओर कानूनी और जमीनी हकीकत। प्रशासन की अगली कार्रवाई क्या होती है, इस पर अब सबकी नजरें टिकी हैं। राजधानी दिल्ली में 62 लाख गाड़ियों को 1 जुलाई से डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा, क्योंकि दिल्ली सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए अब सख्त कदम उठा रही है। क्या ये कदम है, समझिए। इसी के तहत सरकार ने यह फैसला किया है कि 1 जुलाई 2025 से 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को पेट्रोल या डीजल फ्यूल नहीं दिया जाएगा। ये नियम दिल्ली एनसीआर में पंजीकृत सभी वाहनों पर लागू होगा। इसके अलावा CAQM के मुताबिक दिल्ली में 62 लाख वाहन ऐसे हैं जो परिचालन की अपनी मियाद पूरी कर चुके हैं। इनमें 41 लाख 2 व्हीलर शामिल है और इसीलिए 500 से अधिक पेट्रोल पंप पर ANPR कैमरे बाकायदा लगाए गए हैं, जो पुराने वाहनों की पहचान कर सकेंगे और इनकी डिटेल सीधे सूचना कमांड सेंटर, ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग के पास भेजेंगे, जो वाहनों को जब्त कर लेगी। देखिए, नियम का उल्लंघन करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह सिस्टम इस साल 1 नवंबर से एनसीआर के सभी शहर गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा और सोनीपत में लागू होगा, ताकि प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके। अब हम आपको भोपाल की एक ऐसी हसीना की कहानी बताते हैं जिसके झूठे प्यार में लुट गए 5 इश्कजादे। हसीना बी ने 5 शादियां की और प्रॉपर्टी, नकदी, पेंशन सब कुछ लेकर फरार हो गई। जहांगीराबाद की रहने वाली हसीना बी के फर्जी प्रेम जाल में फंसकर 37 से लेकर 75 साल के बुजुर्ग तक कंगाल हो गए।
हसीना बी ने बैक टू बैक शादी का पंच मारा और सबको लूटकर फरार हो गई। लेकिन इससे पहले हसीना बी ने भी इश्कजादों से मकान, कार, पेंशन, नकदी और घरेलू सामान तक हड़प लिए। पुलिस के मुताबिक हसीना बी 18 साल से अलग अलग नामों और झूठे रिश्तों का सहारा लेकर बुजुर्गों को फंसा रही थी। जांच में सामने आया कि सभी मामलों में महिला का ठगी का तरीका एक जैसा था। ताजा मामला 73 वर्षीय रफीक मियां से जुड़ा है। शातिर हसीना ने पूर्व शिक्षक रफीक को 5वां शिकार बनाया और अश्लील फोटो वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करके 25 लाख रुपए हड़प लिए, जिसके बाद पीड़ित रफीक ने पुलिस में शिकायत की। हसीना बी नाम की महिला है जिसने अपने साथी फरहान के साथ मिलकर के इस प्रकार का अपराध घटित किया है। हसीना बी ने रफीक मियां की नकद पेंशन भी हड़प ली और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। इससे पहले वो 5 कथित पतियों को चूना लगा चुकी है। फिलहाल पुलिस ने हसीना बी को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही उसके सहयोगियों को भी हिरासत में ले लिया गया है। मॉनसून की पहली दस्तक किसी के लिए सुकून तो किसी के लिए आफत बनकर आई है। मौसम का मिजाज बदला और इस बार यूपी से लेकर मध्य प्रदेश तक बेमौसम बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में पहली ही बारिश ने कहर बरपा दिया। बरदहा नदी उफान पर है और चमरौन्हा समेत कई गांवों का संपर्क टूट गया है। लोग सालों से इस नदी पर पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक सिर्फ वादे ही मिले हैं। बरसात शुरू होते ही बरदहा नदी में बाढ़ के हालात बन जाते हैं, जिससे लोगों का जीवन थम सा जाता है। इधर मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में भी चौथे दिन बारिश जारी रही। जावरा नगर में जल जमाव ने एक बार फिर नगर प्रशासन की तैयारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 2024 की बाढ़ की तस्वीरें आज भी लोगों के जहन में ताजा हैं और डर फिर से लौट आया है। स्थानीय लोग चिंतित हैं कि अगर बारिश यूं ही जारी रही तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। बरसात की पहली बूंदों ने सिस्टम की तैयारियों की पोल खोल दी है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस बार सिर्फ इंतजार करता है या वाकई कोई ठोस कदम उठाता है ताकि राहत आफत में न बदले। बारिश का दौर शुरू होते ही तबाही की तस्वीरें भी आने लगी हैं। ऐसी एक तस्वीर यूपी के पीलीभीत से आई, जिसमें नहर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर पानी में समा गया। अब डर इस बात का भी है कि पानी का ये दबाव कहीं यहाँ मौजूद पुल को ना बहाकर अपने साथ ले जाए, जिसकी वजह से यहाँ मौजूद पूरे नहर प्रणाली को बड़ा नुकसान हो जाएगा। नहर और पुल को कनेक्ट करने वाला ये महत्वपूर्ण हिस्सा पानी में अब भी समा गया है। आने वाले दिनों में नहर के कौन कौन से हिस्से पानी में समाएंगे कोई नहीं जानता, क्योंकि ये सब अंग्रेजों के समय के बनाए गए माने जाते हैं। ग्रामीणों को डर है कि कहीं इसकी वजह से सिंचाई व्यवस्था पर असर न पड़ने लगे। दरअसल रजवाहा नहर माधोटांडा और पूरनपुर क्षेत्र के हजारों किसानों की फसलों की सिंचाई का मुख्य स्रोत है। ग्रामीणों का मानना है कि यदि पहले से इसकी जांच की जाती तो ये नौबत नहीं आती। घटना की खबर मिलते ही स्थानीय लोग बड़ी संख्या में जुट गए थे। पहले पानी का रिसाव हो रहा था, फिर देखते ही देखने नहर का वो हिस्सा पानी में जा समाया। आनन फानन में अधिकारी पहुंचे हैं और इसकी मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। ओडिशा के बालासोर और मयूरभंज जिलों में हाल ही में भारी बारिश के कारण सुवर्ण रेखा नदी में अचानक आई बाढ़ ने जीवन को मुश्किल बना दिया। कई इलाके जलमग्न हो गए, जिससे सैकड़ों लोग प्रभावित हैं। ओडिशा के बालासोर और मयूरभंज जिलों में भारी बारिश के कारण सुवर्ण रेखा नदी में अचानक आई बाढ़ ने कई इलाकों को जलमग्न कर दिया है। बाढ़ के कारण इलाके के लोग फंसे हुए हैं। नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है और सैकड़ों लोग अपने घरों से बाहर निकलने को मजबूर हैं। राहत कार्य में जुटी रेस्क्यू टीमों ने नावों के जरिए प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया है। अब तक कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है, जहां उन्हें चिकित्सा सहायता और खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। एनडीआरएफ और स्थानीय टीमों द्वारा राहत कार्य जारी है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है और लगातार मौसम की स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। लोग किसी भी अनहोनी से बचने के लिए सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, ऐसी सलाह दी जा रही है। Z News.